पार्ट थे वो डिस्कस किए थे। एक हमने पढ़ा था एलईडी के बारे में, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो सोलर सेल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा जो डायोड है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। अब ये हम देखेंगे या समझेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है या ट्रांजिस्टर किस तरह से बनता है। इससे पहले एक बात ध्यान में रखें कि जो डायोड होता है वो टू टर्मिनल डिवाइस होता है, क्योंकि उसके दो हिस्से होते हैं, एक पी साइड होती है, एक एन साइड होती है, और उसके अंदर एक ही जंक्शन होता है, एक ही डिप्लीशन रीजन होती है। ये टू टर्मिनल डिवाइस है विथ वन जंक्शन विथ वन डिप्लीशन रीजन, और ये आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और इसको आप रिवर्स ब्यास्ट भी कर सकते हैं। अब एक और डिवाइस है जो थ्री टर्मिनल डिवाइस है, जिसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, दो डिप्लीशन रीजन होती है। उसका एक जंक्शन फॉरवर्ड होता है हमेशा, और एक जंक्शन रिवर्स ब्यास्ट होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है या ट्रांजिस्टर जो होता है वो किस तरह से काम करता है। बेटा देखिए बेटा, ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है बेटा ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। बेटा ये हमारे पास इसकी जो मीनिंग होती है, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है, ट्रांजिस्टर का मकसद है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। अब इस ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इसको जब हम इनपुट देते हैं तो तकरीबन इसका 95% आउटपुट में हमें मिल जाता है। ठीक है, कैसे मिलता है, किस तरह से होता है, वो तो आगे मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन ट्रांजिस्टर का मतलब या मकसद होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। और ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है बेटा। ये आप कह सकते हैं कि ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है बेटा, इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं। अब ये बनता कैसे है बेटा, इसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है बेटा, दो तरह से आप इसको बना सकते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन या टाइप्स बेटा दो होते हैं इसके ट्रांजिस्टर के। अब इसमें क्या होता है बेटा, सपोज करें एक हमारे पास एक ये होता है बेटा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये आप कह लें बेटा कि ये हमारे पास इस तरह से है। ये जो होता है बेटा, इसके अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं, इसके तीन हिस्से होते हैं। इस तरह से बेटा इसके तीन हिस्से होते हैं। आप इसके अंदर कह सकते हैं कि ये पी टाइप मटेरियल है, बीच में एन टाइप मटेरियल रखें और साइड में पी टाइप मटेरियल रखें। तो इसकी वजह से ये जो पी एन पी, इस ट्रांजिस्टर को हम कहेंगे पी एन पी। एक टर्मिनल यहाँ से होगा, एक टर्मिनल यहाँ से होगा, एक टर्मिनल यहाँ से होगा। तीनों का अलग अलग जो है वो होता है बेटा, जो है वो टर्मिनल अलग अलग होता है। अब यहाँ पे आप देख ले बेटा कि P और N जहाँ पे आपस में मिलते हैं तो ये एक जंक्शन होता है। अब इसके पहले मैं नेम लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है इमिटर।
इस हिस्से को आप कह लें लेफ्ट साइड को इमिटर कहा जाता है, ठीक है। और इमिटर जो होता है, अब दूसरा जो होता है ये आप कहेंगे, ये जो बीच वाला इसको आप कहेंगे बेस, और तीसरा जो होता है ये वाला इसको आप कहोगे कलेक्टर, ठीक है। एक हिस्सा इमिटर कहलाता है, दूसरा बेस कहलाएगा और तीसरा कलेक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे बेस और इमिटर का ये जंक्शन होता है, ये जंक्शन है बिटवीन बेस इमिटर जंक्शन, ठीक है। और ये जंक्शन किसके दरमियान होता है, ये कलेक्टर और बेस के दरमियान होता है, CB कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे P और N आपस में मिलते हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे P और N मिलते हैं, इनका एक जंक्शन बनता है, और यहाँ पे P और N मिलते हैं तो यहाँ पे दूसरा जंक्शन बनता है, दो जंक्शंस होते हैं। और इसके अंदर दो डिप्लीशन रीजन्स होती हैं, एक डिप्लीशन रीजन ये होगी इस जंक्शन के साइड में, और दूसरी डिप्लीशन रीजन ये होगी इस जंक्शन की साइड में। इस तरह से इसके अंदर दो जंक्शंस होते हैं और दो डिप्लीशन रीजन्स होती है। तो ये हमारे पास जो इस तरह से डिवाइस बनता है जिसमें हम तीन किस्मों के मटेरियल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कि ये जो है ये ट्रांजिस्टर बन जाता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर हमने अभी बनाया है ये ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर है, इसको हम कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर। अब दूसरा है हमारे पास, इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह से बेटा, इस तरह भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप PNP बनाए, आप NPN भी बना सकते हैं इस तरह से। अगर आप इस तरह से बनाए कि दोनों साइड पे इस तरह से अगर हम बना लें, अगर दोनों बीच वाली साइड्स पे हम N टाइप मटेरियल लगाएं और बीच वाली साइड पे अगर P लगाएं तो ये NPN ट्रांजिस्टर होता है। ये एक टर्मिनल होता है, ये दूसरा टर्मिनल होता है और ये तीसरा टर्मिनल होता है। इसका एक जंक्शन यहाँ पे होता है बेटा, ये एक डिप्लीशन रीजन ये होती है, ये बेस और इमिटर, नेम वही है बेटा, नेम्स में कोई फर्क नहीं आएगा, भले PNP हो या NPN हो। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इमिटर है, ये जो होगा ये बेस होगा, और ये जो होता है ये कलेक्टर होता है, ठीक है। तो तीन होते हैं बेटा इसके अंदर, इसके तीन हिस्से होते हैं। तो इस तरह से बेस, कलेक्टर और इमिटर जो बनाते हैं NPN से या PNP से, तो इस तरह से जो डिवाइस बनता है इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर तीन टर्मिनल्स होते हैं बेटा, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, एक टर्मिनल इमिटर का, दूसरा बेस का, और तीसरा किसका होता है, कलेक्टर का होता है, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और दो जंक्शंस होते हैं। अब ये जो इमिटर होता है, ये जो बेस होता है बेटा, पहले बेस की बात करते हैं बेटा। बेस जो होता है बेटा ये वेरी थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। आप ये कह लें कि दो मटेरियल के दरमियान, दो P के साथ या दो N के साथ, ये इमिटर और कलेक्टर के दरमियान ये जो बेस होता है ये एक पर्दे का काम करता है, ये बिल्कुल थिन होता है। ये जस्ट एक ऐसी चीज होती है जो N और P के दरमियान जो है वो सेपरेशन पैदा करता है। P और P के दरमियान या N और N के दरमियान एक छोटी सी ऐसी रीजन होती है जो उनको आपस में एक दूसरे से अलग करती है। वेरी थिन जो है वो ये लेयर होता है N का या P का, बेस वेरी थिन होता है, लाइटली डॉप्ड होता है। इसकी डॉपिंग जो होती है बहुत लाइट डॉपिंग होती है, हल्का सा डॉप किया हुआ होता है। बेस, मैं बात कर रहा हूँ बेस की।
कि बेस जो होता है वेरी थिन होता है और वेरी लाइटली डॉप्ड होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि बेस जो होता है वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड होता है। ये थिन भी होता है और इसकी डॉपिंग बहुत ही जो है वो कम होती है, तो थिन और लाइट डॉप्ड होता है बेटा। जबकि जो दूसरे होते हैं बेटा, कलेक्टर एंड इमिटर आर ऑफ इक्वल साइज बेटा। ठीक है, इनकी साइज जो होती है बेटा ये तकरीबन इक्वल होती है। मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा है बेटा क्योंकि आपके बुक के अंदर यही बात है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली हम बात करें तो साइज ऑफ कलेक्टर जो होती है वो ज्यादा होती है, थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द इमिटर। अगर स्ट्रिक्टली बात करें, वैसे हम कहते हैं दोनों की साइज बराबर होती है। ठीक है, और दोनों हेवीली डॉप्ड होते हैं। दोनों की डॉपिंग जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अगर कंपैरिजन करें बिटवीन डॉपिंग ऑफ बेस एंड डॉपिंग ऑफ कलेक्टर एंड इमिटर, तो आप कह सकते हैं कि जो बेस होता है उसकी डॉपिंग कलेक्टर और इमिटर के मुकाबले में सिर्फ 5% होती है। ठीक है, बेस बहुत लाइटली डॉप्ड होता है। अगर बेस और कलेक्टर के अंदर हम इम्प्योरिटी के 100 एटम्स ऐड करते हैं तो आप कहेंगे कि बेस के अंदर सिर्फ 5 एटम्स इम्प्योरिटी के ऐड करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बेस और कलेक्टर हेवीली डॉप्ड होते हैं, जबकि सॉरी इमिटर और कलेक्टर हेवीली डॉप्ड होते हैं, जबकि बेस जो होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है। ठीक है, collector and emitter are of equal size and are heavily doped as compared to बेस बेटा। बेस के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा हेवीली डॉप्ड होते हैं बेटा। अब अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग साइज ऑफ बेस इज सॉरी साइज ऑफ कलेक्टर बेटा, साइज ऑफ कलेक्टर इज slightly larger than emitter बेटा। emitter से थोड़ी बड़ी होती है बेटा। डॉपिंग ऑफ emitter is slightly more than collector। अगर कलेक्टर और इमिटर की आपस में जो है वो कंपैरिजन करें तो कलेक्टर की साइज इमिटर की साइज से थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन अगर डॉपिंग की बात करें तो दोनों की डॉपिंग वैसे दोनों की हेवी होती है, दोनों के अंदर ज्यादा डॉपिंग होती है। लेकिन अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो इमिटर की डॉपिंग ज्यादा हेवी होती है एज कंपेयर टू द कलेक्टर। ये अगर हम स्ट्रिक्टली बात करते हैं, लेकिन जनरली अगर बात करें तो कलेक्टर और इमिटर जो होती है उनकी साइज भी सेम होती है और उनकी डॉपिंग जो होगी वो भी सेम लेवल की कंसीडर की जाती है। तो ये होता है बेटा हमारे पास जो है वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब इसकी सिंबल्स होती है, पी एन पी की सिंबल अलग होती है और एन पी एन की सिंबल अलग होती है। इसकी सिंबल्स को देख ले बेटा कि ये सिंबल्स कैसे होती है बेटा।
ये देख ले बेटा, ये हमारे पास है, ये डायोड है बेटा, सॉरी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो होता है इमिटर के आगे लिखा हुआ है हाईली डॉप्ड, कलेक्टर जो होता है बेटा ये कौन सा होता है, लाइटली डॉप्ड। ये मैंने चीज वहां यहाँ पे लिखी है, वैसे अपने बुक के हिसाब से दोनों की सेम। और ये बेटा बेस है, ये पी एन पी होता है, और ये जो होता है बेटा एन पी एन होता है। ठीक है, देखिए दो है, एक टर्मिनल कलेक्टर सी, ये बी बेस का, और ये इमिटर का बेटा, ये यहाँ पे भी देख लें। अब ये देखिए सिंबल है, ये बेटा सिंबल है पी एन पी की, और ये सिंबल है एन पी एन की। ठीक है, अब इसमें आपको कोई डिफरेंस नजर आता है? अगर आप देखें तो आपको कोई डिफरेंस नजर आता है? आपको पहचान कैसे होगी कि इस सिंबल से कि ये पीएनपी है या एनपीएन? जैसे इस तरह से आप सिंबल से आपको पता लग जाता है। अगर ये सिंबल हो आप कहोगे कैपेसिटर है, अगर ये सिंबल हो आप कहोगे डीसी बैटरी है, अगर ये सिंबल हो आप कहोगे वेरिएबल कैपेसिटर है, अगर ये सिंबल हो आप कहोगे रेजिस्टर है, अगर ये सिंबल हो आप कहोगे वेरिएबल रेजिस्टर है, अगर ये सिंबल हो इस तरह से आप कहोगे डायोड है। तो मुख्तलिफ सिंबल से आपकी पहचान हो जाएगी। अब ये अगर सिंबल आ जाए, क्योंकि ये तो है ही एक चीज, इसकी दो किस्में हैं तो दोनों की सिंबल ये यहाँ पे आती है बेटा, यहाँ पे आता है इसके अंदर डिफरेंस, ये एरो का, ये जो है ना ये इमिटर का एरो है, इमिटर के साथ एक एरो दिया जाता है, ये इन होता है। ठीक है, और यहाँ पे इमिटर के साथ एक एरो है जो आउट है, एन पी एन, पी एन पी। कहाँ पे फर्क है? एरो में। एरो अंदर की तरफ होगा पीएनपी होगा, एरो बाहर की तरफ होगा क्या हो जाएगा? एनपीएन। अब यहाँ पे एरो, ये एरो क्यों अंदर या बाहर बनाया जाता है? ऐसा नहीं कि सिंबल के तौर पे, ये इसके पीछे लॉजिकल रीजन है, वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, एरो shows direction of conventional current बेटा। एरो जो होता है बेटा ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन आपको बताता है। पीएनपी के अंदर होता है करंट, अंदर जाता है उसके अंदर कन्वेंशनल करंट, इमिटर के अंदर उसका डायरेक्शन होता है, इमिटर के अंदर फ्लो करता है। और जो एनपीएन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट लेते हैं, इसलिए हमने इसको अपोजिट लिया। और इसके अंदर करंट अंदर जाता है होल्स की वजह से, पॉजिटिव की। कैसे होता है आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये होता है बेटा, इसकी सिंबल होती है। तो ये हमारे पास हो गई बेटा कंस्ट्रक्शन। अब हम करते हैं बेटा ऑपरेशन। ठीक है, कि ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन कैसे होती है बेटा। ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बेटा। अब चाहे ये पीएनपी हो या एनपीएन हो, इसके लिए ये चीजें जो होती है बेटा वो कॉमन होती है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये कोई चीजें इसकी जो है वो डिफरेंट होंगी, ये दोनों के लिए कॉमन मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट ये होती है बेटा कि जब इसको यूज करेंगे तो बेस एंड इमिटर जंक्शन बेटा, बेस एंड इमिटर जंक्शन is always forward biased। इसके अंदर बेस और जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बियास्ड होते हैं। कलेक्टर एंड बेस जंक्शन
is always reverse biased बेटा, ठीक है। और कलेक्टर के अंदर जो करंट बेटा, कलेक्टर जैसे नेम से, कलेक्टर करंट को कलेक्ट करता है। करंट जो कलेक्ट करता है, जो कलेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? कलेक्टर के अंदर होती है। तो आप कहोगे कलेक्टर करंट बेटा, कलेक्टर करंट आए सी, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन इमिटर करंट बेटा, इमिटर करंट आई ई, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है आई ई पे बेटा, ठीक है। हैदराबाद वालों का बेटा आज पेपर है, उनका शायद आज आखिरी पेपर है, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बस 2-3 पॉइंट्स रहती हैं। एक तो ये इसमें करंट कैसे फ्लो होता है, और दूसरा जो है वो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। 15-20 मिनट का है, लेकिन उनका पेपर है तो उनको जाना होगा, इसलिए इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस कर लेंगे बेटा। कल 7 से लेकर 8 बजे तक आपकी क्लास होगी, तो सब अटेंड कर लीजिएगा बेटा। ये क्लास आपकी 30 से लेकर 6 जून तक फिजिक्स की चलेगी, जिसके अंदर हम 17 चैप्टर पढ़ेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको मिस नहीं कीजिएगा। क्योंकि ये बाद में आप ये नहीं समझिएगा कि ये जब आप यहाँ पे वापस आओगे एग्जाम के बाद तो वापस रिवीजन होगी, रिवीजन नहीं होगी इसकी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप ऑनलाइन के अंदर अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई मुश्किल ना हो। और दूसरी बात बेटा, 7 से लेकर 8 बजे तक किसी भी बोर्ड के एग्जाम नहीं है, इसलिए जो आप मैसेजेस करते हो आपको बोर्ड के पेपर के लिए जाना है, तो बेटा आपको हैदराबाद से कराची पेपर जाने नहीं देना। पेपर के सेंटर्स नजदीक होते हैं। सबसे जल्दी जो पेपर है वो मीरपुर खास बोर्ड का है 8:30 बजे, ठीक है। और मीरपुर खास बोर्ड का कोई भी पेपर इंटर का सुबह के अंदर नहीं है, इंटर के सब पेपर शाम के अंदर, ठीक है। सुबह के अंदर फर्स्ट ईयर का पेपर है। बाकी जो हैदराबाद बोर्ड का मेरे ख्याल में 9:30 बजे, और भी बहुत सारे बोर्ड्स के डिफरेंट टाइम्स हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी बोर्ड का टाइम 7 से लेकर 8 के दरमियान होगा। कम से कम अगर किसी का होगा भी तो भी 8:30 बजे, ठीक है। इसलिए ये चीज बनती नहीं है। आप फिर खामखा आर्ग्यूमेंट करते हो, और फिर खामखा मैसेजेस करते हो कि हमारा पेपर है। बेटा पेपर का हमें भी पता है कैसे होता है, कैसे नहीं होता, कैसे चल रहे हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप उस चीज पे फोकस करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने 1 घंटा क्लास ले ली तो उससे आपको आसानी ये होगी कि आपका इंटर का सिलेबस खत्म होगा। इंटर का सिलेबस खत्म होगा तो आप फर्स्ट ईयर को ज्यादा टाइम दे पाओगे। अदरवाइज अब आपकी चॉइस पे तो सिलेबस तो पूरा नहीं होगा कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि रोज बस एक टॉपिक हो, तो आप मुझे शेड्यूल बना के दे दें एक टॉपिक के हिसाब से। अक्टूबर तक आप मुझे सिलेबस का शेड्यूल बना के दे दें कि ऐसे सिलेबस खत्म हो जाएगा, इस शेड्यूल पे मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ा देता, मुझे कोई मसला नहीं है इससे। मैं आपको रोज एक टॉपिक पढ़ा के चला जाऊंगा, मेरे घर से नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। कल अगर सिलेबस रहता है तो भी आपका रहेगा, नुकसान होगा तो भी आपका होगा। तो आप भी इतना समझते हैं, आप भी इतने बच्चे नहीं है कि अगर ज्यादा काम नहीं किया, आगे वेकेशंस हैं, तो अगर ज्यादा नहीं पढ़ा तो आपका सिलेबस नहीं होगा, आप भी समझते हैं। फिर इस बात की कोई आर्ग्यूमेंट बनती नहीं है कि रोज एक टॉपिक होना चाहिए या रोज ये होना चाहिए, एग्जाम के अंदर छुट्टियां होनी चाहिए, संडे को ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो बेटा अब आपके पास कोई 2-3 साल तो है नहीं कि आराम के साथ हम पढ़ते रहे, सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। मेहनत तो करनी पड़ती है, नींदें तो खराब करनी पड़ती है, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप एक टास्क के लिए काम कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंफर्ट्स के अंदर कोई भी फर्क ना आए, उसी कंफर्ट के साथ आप कुछ अचीव कर सको, तो बेटा ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता इस तरह से।